सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन संख्या 51 का एक बहुचर्चित प्रकरण जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है और उसमें जो है धीरज चंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंतर्गत नए परिणाम को जारी कर दिया गया है। तो मामला अब जो है वो कहीं ना कहीं पुनर्परीक्षा और पूर्व परीक्षा के चयनितों के बीच आकर के फंसा हुआ है और निश्चित तौर पर इसका अंतिम निस्तारण जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा और मतलब जो कुछ भी निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिया जाएगा उसी के आधार पर जो है चयनितों को साक्षात्कार जो होगा वो साक्षात्कार भी उसी के अधीन होगा और अगर नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो वो नियुक्ति पत्र भी उस मामले के अंतिम फैसले के अधीन होगा। मतलब अगर फैसला आपके फेवर में आता है, चयनितों के फेवर में आता है, नई परीक्षा के फेवर में आता है, तो नई परीक्षा से जो चयनित अभ्यर्थी हुए हैं उनके साक्षात्कार को एक वैधानिक स्वरूप प्रदान होगा और वो निश्चित तौर पर अंतिम रूप से चयनित माने जाएंगे। और अगर यही कुछ उलटफेर होता है और प्रीवियस एग्ज़ाम के बेस पर अगर डिसीजन जाता है तो मतलब पुराने परीक्षा परिणाम को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हैं और ये डिपेंड करेगा कि किस परीक्षा के अभ्यर्थी कितनी शिद्दत से इस मामले को निस्तारित करवाते हैं। पहली चीज़ जो मेरा आकलन है या जो मेरा अनुभव रहा है, सबसे बड़ा प्रश्न जो है अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम के पक्ष में देखें, जो प्रीवियस एग्ज़ाम के पक्ष में थे, जो पिटीशंस जो जिस पर डिवीज़न बेंच का आदेश आया था, लोग दावा करते चलते हैं कि भैया वंशिका यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि सेग्रीगेशन ऑफ टेनेंट्स पॉसिबल है तो पूरे एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को कैंसिल करना न्याय संगत नहीं है। अगर परिणाम पूरी तरह से दूषित नहीं है, अगर प्रदूषण को या जो दूषित तत्व हैं उनको अलग कर लेना संभव है तो निर्दोष अभ्यर्थी को सज़ा न दी जाए। ये ऐसा वंशिका यादव के मामले में निर्णय आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। उसी आधार पर डिवीज़न बेंच ने अपना आदेश सुना दिया। लेकिन यहाँ पर आगे चल कर के वंशिका यादव के संदर्भ में बहुत परतें खुलने वाली हैं। बहुत परतें खुलने का आशय ये है कि क्या वास्तव में वंशिका यादव के मैटर के समान विज्ञापन संख्या 51 में टेनेंट्स और निर्दोष अभ्यर्थियों का वर्गीकरण करना संभव है? ये एक बड़ा प्रश्न है। देखिए, ऑर्डर क्या कहता है और ऑर्डर का इम्प्लीमेंट इस केस से कितना जुड़ा हुआ है, इस केस से कितना सिमिलरिटीज़ रखता है, ये बहस का मुद्दा है। और यही मुद्दा जो है ये आपका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यही प्रश्न जो है चयनितों द्वारा, नई परीक्षा के चयनितों द्वारा भी निश्चित तौर पे रखा जाएगा और इस पर एक बहुत बड़ी बहस होनी अभी बाकी है क्योंकि अब आयोग की पिटीशन पड़ चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आयोग ने ये मान लिया था कि 28 विषयों में कोई दूषित परिणाम नहीं था या 28 विषय एकदम पाक साफ थे। ऐसा कहीं भी आयोग ने नहीं माना है। अगर आयोग ने ये माना होता तो आयोग पिटीशन लेकर के नहीं आता। ये बात अलग है कि धीरज चंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में स्टे होने के बाद कमीशन या स्टेट की पिटीशन पड़ी, लेकिन ये कह देना कि 28 विषयों के संदर्भ में पूरी तरह से आश्वस्त था कि इसमें कुछ नहीं हुआ है। अगर चलिए ठीक है, कुछ नहीं हुआ है तो एक मुद्दा अब भी महत्वपूर्ण है कि क्या 30 प्रश्न जो बाकी विषयों में समान थे, क्या 4 विषय ही थे जिसमें वो 30 क्वेश्चन समान थे? ये सर्वविदित है, ये पूरी खुली किताब है, ठीक है, कि 4 विषयों जब ये चीज़ें सामने आने लगेंगी तो 30 प्रश्नों के, सामान्य 30 प्रश्नों के वेटेज और उनकी इम्पोर्टेंस पे चर्चा होगी। और क्या ये प्रश्न सामने आएगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय में, जैसा कि अभी आपने हालिया सुना होगा कि राजस्थान सरकार वर्सेस पायल शर्मा का शायद मैटर था, तो वहाँ पर राजस्थान सरकार मतलब इस मैटर में एसआई चयन के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पानी में एक दूषित प्रदूषण चला जाए या अगर वहाँ पर जहर विष
घुल जाए, एक बूंद भी विष की मिल जाए, तो क्या उस पानी का, उस विष का पान किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो मामला बहुत विधिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कोई पूर्वानुमान लगाना या कोई दावा करना बहुत उचित नहीं होता, ठीक है। और अगर वंशिका यादव का मैटर जो है, ठीक, बस देखिए ये एक की फैक्टर है और इसके साथ साथ कुछ और भी की फैक्टर्स हैं, ठीक। तो अभी बहुत कुछ सामने आएगा। बस ये बात है, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं, अब जो नया चयन परिणाम आया है, उनकी इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प ये निर्धारित करेगा, ये उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा कि क्या वास्तव में इस स्टे के बाद जो परिणाम जारी हुआ है उसमें चयनित अभ्यर्थी इस परिणाम को वैधानिक रूप से अंतिम रूप तक जो है मूर्त रूप में इसे मूर्त रूप प्रदान कर सकेंगे। तो ये बच्चों की इच्छा शक्ति, एस्पिरेंट्स की इच्छा शक्ति और चयनितों के प्रयास पर निर्भर करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, बहुत आसान नहीं होती। इसमें बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक जो है आपका एफर्ट लगता है। और आप अगर जिस स्तर पर आप जाकर एफर्ट करोगे, निश्चित तौर पर जो है ईश्वर और भगवती आपकी बातों को सुनते हैं, आपके प्रयास को देखते हैं। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस मामले में भी आपको किसी दावे से हटते हुए, देखिए कोई दावा नहीं करना चाहिए किसी को भी, वो कोई भी पक्ष हो, ठीक है। पुनर्परीक्षा के संदर्भ में कोई पक्ष हो, चाहे प्रीवियस एग्ज़ाम के संदर्भ में कोई पक्ष हो, दावा कर देना कि ये फैसला मैं पलट दूंगा, ये हो जाएगा, या मेरे पक्ष में ही आएगा, या प्रीवियस एग्ज़ाम के ही पक्ष में आएगा, चाहे नवीन एग्ज़ाम के पक्ष में आएगा, नवीन परिणाम के पक्ष में आएगा, ये दावे नहीं किए जाने चाहिए। ये एक स्वस्थ संवाद का विषय है कि विधिक मामलों में हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए और प्रयास हमारा दिल से होना चाहिए, ठीक है। तो निश्चित तौर पर वंशिका यादव का जो मामला है वो उसका भी सूक्ष्मावलोकन और छिद्रान्वेषण होना बाकी है। और निश्चित तौर पर जब यह मामला विज्ञापन संख्या 51 की पुनर्परीक्षा से संबंधित जो मामला चल रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जब इसका अंतिम परिणाम आएगा तो बहुत कुछ ये एक मानक स्थापित होगा आने वाले संदर्भित प्रकरणों के संदर्भ में। तो निश्चित तौर पर बस यही कहना चाहूँगा कि जो नए अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो निश्चित तौर पर एक साथ हो कर के अपना एफर्ट शिद्दत से करें। और अगर वो शिद्दत से करते हैं तो निश्चित तौर पर, ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि जो है अंतिम रूप से उनका चयन होना चाहिए, ठीक है। बाकी भगवती की इच्छा। और निश्चित तौर पर समय समय पर आपको इस मामले से संबंधित अपडेट देता रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए अपडेट को आप एक स्वस्थ मानसिकता के साथ लेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।